हेलो बच्चों, चलिए आज हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रथम चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना। आप लोग ध्यान से समझिएगा और जहां भी समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है। तो कक्षा 12 की प्रकाश शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, कक्षा 10 में भी ये चैप्टर है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। तो उसमें आप लोग पढ़े जरूर होंगे, तो अधिकतर कॉन्सेप्ट आपका उसी में क्लियर हो गया होगा। तो और आपको केवल बस क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखना है क्या क्या चीजें होती है। तो आज आपका पहला पार्ट है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का। और आज हम केवल इंट्रोडक्शन देंगे, प्रकाश के विषय में केवल एक इंट्रो देंगे कि क्या क्या प्रकाश है, कैसे कैसे कार्य करता है, कैसे चलता है, किस तरह चलता है, इन सब पे जिक्र करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखा जाए, सबसे पहले प्रकाश क्या है। अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कोई पूछेगा आपसे कि बताइए प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप उनको बताइएगा कि प्रकाश कुछ नहीं है, बल्कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसके द्वारा ही हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई सबको। फिर कोई भी पूछ सकता है ना आपसे कि अच्छा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो कैसी ऊर्जा है प्रकाश। तो हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। प्रकाश कैसी ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा होती है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रकाश के कुछ गुण जानना चाहेंगे। तो प्रकाश की डिफिनेशन बस इतनी सी है, क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है ना। फिर अगला प्रकाश के गुण में कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। फिर नंबर 2 प्रकाश के विषय में अगर हमको जानना होगा तो हम कहेंगे जो प्रकाश चल रही होगी वह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश कैसे चल रही होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। फिर तीसरे नंबर पे कोई पूछेगा चल रही है तो उसका चाल क्या होगा, तो हम कहेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर कोई कहेगा अच्छा चलती कैसे है, तो हम कहेंगे प्रकाश हमेशा ऋजुरेखीय मार्ग पे अर्थात सीधी रेखा में चलती है। तो ये सब आपका क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट था, मतलब कि प्रकाश के गुण थे। ठीक है ना। तो जो अगर हम देखा जाए प्रकाश के गुण में, तो हमने क्या क्या सीखा। तो नंबर 1 की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। किसी को डाउट नहीं ना, कोई डाउट है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। नंबर 2 की अगर हम जिक्र करें तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। नंबर 3 की बात करें अगर हम, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। ठीक है। चौथे टॉपिक की बात करें, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला नंबर की बात करें, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है ना। आपको बता दें कक्षा 10 में भी यही सिलेबस है, मतलब यही चैप्टर है। कक्षा 12 में है, लेकिन कक्षा 12 में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है ना। इसलिए हमें कक्षा 12 की अलग से प्रकाश के चैप्टर को पढ़ाना पड़ जाना है और कक्षा 10 के लिए अलग से। ठीक है ना। कक्षा 10 में बस एक थोड़ा सा स्टार्टिंग है और कक्षा 12 में उसी का विस्तृत है, इसलिए ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कुछ चीजें आपको मैच मिलेंगी दोनों एक ही जैसे।
अगर हम कक्षा 12 में प्रकाश की बात करें तो आज जो शुरू किया गया है तो फिर से समझा जाए, ठीक है ना, और बढ़िया तरीके से समझा जाए। प्रकाश क्या है आप लोग बताइए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ध्यान से समझिए इसी से। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। कोई पूछेगा प्रकाश कैसी ऊर्जा है, तो हम बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। फिर कोई पूछेगा प्रकाश चल कैसे रहा है, तो हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। कोई पूछेगा उसकी चाल तो भी कुछ होगी, हम कहेंगे एग्जैक्ट होगी। तो प्रकाश की चाल निर्वात में अगर बात करें तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कोई पूछेगा चल कैसे रही है, तो हम कहेंगे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है या चलती है। तो इतने गुण हमने प्रकाश के विषय में पढ़े, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की, तो अगला नंबर हम ये भी कर सकते हैं, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 5700 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 5700 एंगस्ट्रॉम से, ये परास में होता है, रेंज में देता है, कितने से इतने के बीच में होता है, ठीक है ना। तो चलिए लिख दिए हमने। तो हमने प्रकाश के विषय में कितने कुछ जाना, ठीक है ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा थी। कैसी ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है। कैसे चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चल रही है। उसकी चाल क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। फिर इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, इसका तरंगदैर्घ्य होता है 5700 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इतना हम किसके बारे में जाने हैं, प्रकाश के बारे में। चलिए अगले जिक्र करें हम प्रकाश में, किसको मिटा दे रहे हैं आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो रोक करके आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से नोटबुक बनाइएगा। चलिए अगला टॉपिक की बात करें हम, तो लिखेंगे प्रकाश स्रोत। क्या लिखेंगे, प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। प्रकाश स्रोत की अगर बात करें, स्रोत को सोर्स बोला जाता है जहां से कोई चीज निकलता है, और प्रकाश मतलब क्या होता है, प्रकाश। अर्थात हम परिभाषा की बात करें तो प्रकाश जिस जगह से निकलता है, ठीक है ना, या प्रकाश जिस माध्यम से निकलता है उस माध्यम को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश निकल रहा होगा उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जब प्रकाश निकलता है वह किरण के रूप में निकलता है। प्रकाश कैसे निकल रहा होगा, किरण के रूप में निकल रहा होगा। और जब किरण के रूप में निकलेगा जहां से प्रकाश, तो केवल एक किरण निकलेगा नहीं, ढेर सारी किरणें निकलेंगी एक जगह से। और जब एक से अधिक किरणें निकलती हैं तो उन किरणों के समूह को पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुंज कहा जाता है। तो कोई पूछेगा पुंज क्या है, तो हम लिख सकते हैं किरणों का समूह है। किरणों का समूह है। किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जहां से प्रकाश निकल रहा होगा, जहां से प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश स्रोत क्या हो गया, जहां से प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जब प्रकाश निकलता है तो वह किरण के रूप में निकलता है। किस तरह निकलता है, किरण के रूप में निकलता है। और एक किरण निकलेगा नहीं, अधिक किरणें निकलेंगी। और जब ढेर सारी किरणें निकलेंगी तो इन किरणों का एक समूह बनाएगा और इस किरणों के समूह को ही पुंज कहा जाता है। तो इन किरणों के समूह के हिसाब से प्रकाश जब गमन कर रही होगी तो कैसे कैसे गमन करती है, तो बताया गया है कि प्रकाश 3 तरीके से गमन कर सकती है, मतलब जा सकती है, ठीक है ना। नंबर 1 होता है आपका अपसारी किरण पुंज होता है, नंबर 2 आपका होता है अभिसारी किरण पुंज, और नंबर 3 आपका होता है समानांतर किरण पुंज होता है। चलिए इस पे भी थोड़ा थोड़ा चर्चा किया जाए, क्या क्या चीजें होती है। तो हम बात करेंगे, अगला टॉपिक आपका आ जाएगा अपसारी किरण पुंज। नंबर 1 अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। अगर एक की बात करें, ठीक है ना, तो आज से
अपसारी में से आ हटा दे तो पसारी मतलब क्या होता है? फैलाना। पसारी मतलब क्या होता है? फैलाना। इसका मतलब फैल रहा होगा, ठीक है ना। किरणें क्या हो रही होंगी? फैल रही होंगी। किरण क्या हो रही होंगी? फैल रही होंगी। कहां से? पुंज से। मतलब किसी एक जगह से किरण निकल रही होगी, ढेर सारी किरण निकल रही होगी और निकल करके क्या हो रही होंगी? फैल रही होंगी। तो ऐसे किरण समूह को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे अगर हम चित्र से देखना चाहें तो हम बता दें ये एक बिंदु है, ठीक है ना, और ये जा रही किरण यहां से। ये आपका क्या है? स्रोत बिंदु है। क्या है? स्रोत बिंदु। चलिए, कहने का मतलब एक स्रोत होता है जहां से स्रोत से ही प्रकाश निकलती है, और स्रोत से एक बिंदु है जहां से प्रकाश निकल रहा होगा। प्रकाश निकल रहा होगा तो किरण के रूप में निकल रहा है। एक किरण ये होगी, दो किरण होगी, तीन किरण होगी, चार किरण, ऐसे ढेर सारी किरणें हैं। जब ढेर सारी किरण होंगे तो समूह बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? समूह। और समूह को क्या बोला गया है? पुंज बोला गया है। क्या बोला गया है? पुंज। इसका मतलब जब ढेर सारी किरण निकल रही होंगी तो इन किरणों के समूह को क्या बोला गया? पुंज। तो पुंज तो क्लियर हो गया, किरण क्लियर हो गया। तो अपसारी क्या होता है? जब एक बिंदु से, कहां से? जब एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल रही होती है तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें विद्युत बल्ब, आप लोग देखे हैं ना, विद्युत बल्ब क्या होता है? लगा होता है, आप स्विच ऑन करेंगे तो ऐसे ऐसे लगा होता है, वो जलेगा और किरणें चारों तरफ क्या हो जा रही है? फैल जा रही है। मतलब एक ही बिंदु से स्रोत है पूरा बल्ब, और वहां से लाइट स्रोत है, वो माध्यम है बल्ब, और वहां से क्या किया जा रहा है? किरणें चारों तरफ क्या हो जा रही है? फैल जाती है। जैसे अगर हम विद्युत बल्ब की ना बात करके टॉर्च की बात करें, किसकी बात करें? टॉर्च की। तो टॉर्च आप लोग देखिए ना, टॉर्च एक माध्यम है। टॉर्च क्या है? माध्यम है। और बल्ब एक बिंदु है, स्रोत बिंदु है। उस टॉर्च में जो एक बल्ब लगा होता है वो क्या होता है? स्रोत बिंदु होता है। जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे उस बिंदु से किरणें चारों तरफ क्या हो रही है? क्या एक किरण निकल होगा? नहीं, ढेर सारी किरण निकल रही होगी। और जब ढेर सारी किरण निकलेंगी तो चारों तरफ क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। तो उस फैलने को ही, अर्थात एक बिंदु से निकल करके, किसी प्रकाश स्रोत बिंदु से निकल करके प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल जाती है तो उसको हम कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो अपसारी किरण पुंज की एक बार परिभाषा बता दें, आपको भी लिख लीजिएगा। क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत बिंदु से निकल करके, अर्थात एक बिंदु से निकल करके चारों तरफ फैल जाती है तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आपका होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज की अगर हम बात करें तो जब प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर के किसी एक बिंदु पे मिल जाती हैं तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज की अगर हम जिक्र करें तो ऐसे बना ले एक चित्र, ठीक है। चलिए, अगर अभिसारी किरण पुंज की बात करें तो वह प्रकाश की किरणें या समूह, ठीक है, जो किसी चारों तरफ से आकर, चारों तरफ से आकर, ठीक है ना, चारों तरफ से आकर के किसी एक बिंदु पे मिलती हैं तो ऐसे किरण समूह को या पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अर्थात वह प्रकाश की किरणें, ढेर सारी किरण चारों तरफ होंगी, आकर के किसी एक बिंदु पे मिल जाती हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इनका जिक्र आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में बहुत होगा, ठीक है ना। इनके कारण पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। कौन सा होगा, क्या होगा, तमाम क्वेश्चन बनेंगे इस पे, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत टॉपिक मस्त है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल सरल भी है और बहुत अच्छा है। तो एक बार हम जिक्र कर ले फिर से किसकी? अभिसारी किरण पुंज की। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर के किसी एक बिंदु पे मिल जाती, देखिए किरणें आ रही है,
उसमें क्या था, उस तरफ था, जा रही थी एक बिंदु से, यहाँ पे चारों तरफ से आकर के एक बिंदु पे मिल रही है, तो ऐसे किरण समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो समानांतर किरण पुंज होता है। क्या होता है, समानांतर किरण पुंज। तीसरे नंबर पे समांतर हम कह सकते हैं, समानांतर या समांतर किरण, ठीक है, पुंज। चलिए जिक्र किया था, ये क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, समान अंतर पे चलती हैं। कैसे चलती हैं, समान अंतर पे चलती हैं, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब यहाँ के बीच की दूरी बराबर होगी, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जब प्रकाश की किरणें समान अंतर पे क्या कर रही हो, गमन करती है, तो ऐसे किरण समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। तो किरण अब चलना प्रारंभ किया, किस तरीके से चला, 3 तरीके से चल रहा है। कैसे कैसे, अपसारी तरीके से, मतलब एक बिंदु से निकल के चारों तरफ फैल सकता है, या दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो चारों तरफ से आकर के एक बिंदु पे मिल सकता है, या तो समान अंतर से गमन कर सकता है। इस तरह 3 किरणें निकल रही होंगी, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें तो अब डायरेक्ट आपका आ जाते हैं गोलीय दर्पण पे। किस पे आ जा रहे हैं, गोलीय दर्पण पे। जानिएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। चलिए अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो कांच का एक खोखला भाग होता है, हम कह सकते कांच के खोखले भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर से एक बात कह दें, कांच के खोखले भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। आप गोली खेले ना कंचा, तो अगर गोली को ले लीजिए और अंदर से सारे मटेरियल को निकाल लीजिए तो एक गोला हो जाएगा, और अंदर से कैसा हो जाएगा, खोखला, तो हम कह सकते हैं वो गोलीय दर्पण हो जाएगा। अर्थात गोलीय दर्पण एक प्रकार से हम कहा जा सकता है, कांच होगा, कांच कैसा होगा, अंदर से खोखला होगा, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, गोलीय दर्पण। अर्थात कांच का एक खोखला भाग होता है जिसको गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए हम एक चित्र बना ले छोटा सा। चलिए ये हम नाम दे दे रहे हैं इसको गोलीय दर्पण का। किसका नाम दे दे रहे हैं, गोलीय दर्पण का। अर्थात कांच का एक खोखला भाग अंदर से ये, जिसको नाम दे दिए गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांट दिए, ठीक है ना। और एक भाग को इस तरह बना लिए, एक भाग को इस तरह, और एक भाग के ऊपर ऐसे पॉलिश कर लिए, और एक भाग के अंदर परावर्तन करा दिए, एक के दबे भाग पे पॉलिश कर दिए, और उभरे भाग पे क्या करा दिए, परावर्तन करा दिए, ठीक है ना। चलिए तो अगर हम जिक्र करें, इसको हम कह दे रहे हैं अवतल दर्पण, और इसकी जिक्र करें हम इसको कह दे रहे हैं उत्तल दर्पण। चलिए दोनों की परिभाषा की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण की परिभाषा होती है, गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके ऊपर पॉलिश की गई होती है तथा अंदर परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अभी केवल हम परिभाषा जान रहे हैं, अभी इसके विषय में बहुत जानेंगे, ठीक है ना। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके बाहरी भाग पे पॉलिश होता है और अंदर भाग पे परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अगर उत्तल दर्पण की अगर हम जिक्र करें तो दबे हुए भाग पे क्या होता है, पॉलिश होता है तथा उभरे हुए भाग पे क्या होता है, परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। एकदम सिंपल में आपको अवतल उत्तल दर्पण समझ में आ गया होगा ना। कोई पूछेगा आप बताओ अवतल दर्पण, बच्चे क्या होते थे हाई स्कूल में पढ़ लिया, अभी भी आप लोग हैं, आपसे कोई अगर पूछता कि अवतल दर्पण क्या उत्तल दर्पण, बड़ा कंफ्यूजन होता था, याद नहीं होता था ना। तो कुछ नहीं होता है, एक अवतल दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण है, काट दिया गया और ऊपर पॉलिश कर दिया गया, अंदर परावर्तन करा दिया जा रहा है तो उसको अवतल दर्पण बोल दिया गया है। अंदर दबे भाग पर क्या किया गया, पॉलिश किया गया, उभरे भाग पर परावर्तन करा दिया गया है तो उसको उत्तल दर्पण बोल दिया गया है। अर्थात अवतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है, ऊपर पॉलिश होता है, अंदर दबे हुए भाग परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अंदर दबे हुए भाग पे पॉलिश होता है, उभरे हुए भाग पे परावर्तन
होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें हम। अगला टॉपिक आपका है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण से संबंधित क्या क्या परिभाषा हो सकती है, चलिए देखा जाए फटाफट। अगर हम इसको इस तरह कर लें, ऊपर पॉलिश कर लें, चलिए इससे पहले एक जिक्र और कर लें। ये बताने से पहले हमको प्रकाश का परावर्तन तो जान लेना है, जो सबसे मोस्ट है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर का जो पूछा जा सकता है वो आपका ये है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। कोई आपसे अगर पूछ लिया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या किसी भी चीज का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, या प्रकाश का परिवर्तन, किसी चीज का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है पराधनवर्तन, ठीक है ना। परा को हम अपने दिमाग में परा मान ले रहे हैं, क्या मान ले? परा, और वर्तन को लिख ले रहे हैं वापस। समझने का प्रयास करिएगा। परा को क्या मान ले रहे हैं? परा, और वर्तन को मान ले वापस। अगर प्रकाश की बात करें, किसकी बात करें? प्रकाश की, तो जब प्रकाश की किरणें किसी तल पर पड़ती हैं और वापस हो जाती है, किधर? जिस माध्यम से चल के आ रही होंगी उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कह देते हैं। अगर यहीं पे हम ध्वनि की बात करते हैं, तो जब ध्वनि किसी तल पर टकरा करके जिस तल से आ रही है उसी तल में वापस चली जा रही होगी, तो उसको ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। कहने मतलब किसी चीज की परावर्तन की अगर बात करेगा तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, पराधनवर्तन। परा मतलब परा होगा, वर्तन मतलब वापस आया होगा, जिधर से गया होगा उधर से ही टकरा करके वापस आ गया होगा। अर्थात प्रकाश की परावर्तन की अगर एग्जैक्ट परिभाषा की हम बात करें तो देखिए आपकी परिभाषा क्या निकलेगी कि जब प्रकाश की किरणें किसी तल से टकरा करके उसी तल में वापस चली जाती है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का फिर से एक बार परिभाषा बता दे। अगर तल मानेंगे तो आप तल में वापस करेंगे, अगर माध्यम मानेंगे तो माध्यम में वापस करेंगे। तो हम दोनों की जिक्र करना चाह रहे हैं। पहला जिक्र ये करना चाह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से या समतल से टकरा करके उसी तल में वापस चली जा रही है तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा तरीका, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चल करके उस माध्यम के किसी तल पर टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो उस क्रिया को भी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप जो भी लिखेंगे सब आपका सही होगा, ठीक है ना। एक चित्र बना दें आपके लिए, ये देखिए चित्र हो जाएगा। हम यहाँ पे ऐसे ड्रेस करते हैं। ये आपको बता रहा है कि ये जो तल होगा ये समतल होगा। कैसा होगा? समतल होगा, मतलब एकदम बराबर होगा। ये आपका हो जाएगा विलंब मान ले रहे हैं। एक काल्पनिक रेखा होती है, विलंब कुछ नहीं होता बल्कि एक काल्पनिक रेखा होती है। ये बिंदु यहाँ टकराएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहीं से एक अगली किरण निकलेगी। तो इस किरण को जो इधर से आ रही होगी इसको आपतित किरण बोल देते हैं। आपतित किरण कहने का मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो टकरा करके वापस जा रही होगी उसी तल में, मतलब ये तल में वापस नहीं आ रही, इधर से टकरा रहा होगा उधर से। जैसे हम लाइट ले लें, टॉर्च ले लें, यहाँ से जलाएंगे और ये समतल है, टकरा करके क्या दीवार उस तरफ चली जाएगी? नहीं जाएगी, सब क्या हो जाएगा? दीवार की इस तरह। अब हम दोनों तरीका कह सकते हैं। जब हम कह सकते हैं प्रकाश की किरण को किसी समतल पे टकरा देते हैं, तल पे टकराने के बाद उसी तल में वापस, उसी तल मतलब इसी इधर ही वापस आ जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन। अगर हम मान ले रहे ये पहला माध्यम है, ये कमरा एक अगला माध्यम है, उस दीवार के बाद दूसरा माध्यम है, तब हम ये भी कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में छोड़ी जाती है, किसी तल पे टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाती है जिधर से छोड़ा गया, तो उसको भी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई डाउट होना नहीं चाहिए एक भी अच्छा, ठीक है ना। चलिए अगर हम जिक्र करें यहाँ पे आपतित किरण की, तो जो किरण छोड़ी जा रही है, हम चार्ज लेकर के छोड़ रहे हैं, तो ये किरण देखो आई होगी, ऐसे पड़ी होगी, तो ये आने वाली किरण है। ये कैसी किरण है? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली अर्थात परावर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं।
ठीक है। और अभिलंब क्या होता है? अभिलंब कुछ नहीं है बल्कि एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो ये बताती है कि कितना आपतन कोण बनाएगा, कितना परावर्तन, मतलब कितनी दूर से छोड़ा गया है तो कितना कितना रिफ्लेक्ट हुआ होगा, ये इस चीज को बताएगा अभिलंब। ठीक है ना। समतल मतलब एक समान तल है। ऐसा समतल इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर खुरदुरा तल ले लेंगे तो प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा, जो आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, घबराइए मत। प्रकाश का विवर्तन है, लेकिन हमको अभी क्या पढ़ना है? परावर्तन पढ़ना है। और परावर्तन के लिए हमेशा कैसा तल लेंगे? समान तल लेंगे, बराबर तल लेंगे, प्लेन तल लेंगे। ठीक है ना। चलिए, अगर हम अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण की जिक्र करें तो उस कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की जिक्र करें तो उसके बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगर कोण की बात करें तो आपको पता होगा ना कोण की परिभाषा, दो रेखा के घुमाव को कोण कहते हैं। दो रेखा कहीं पे घूम जाए इसके बीच के कोण कहते हैं, उसके बीच के घुमाव को क्या कहते हैं? कोण। मतलब दो रेखा घूम रही होगी, उसके बीच के घुमाव को क्या कहा गया होगा? कोण। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम कोण की बात करें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं हुआ ना। तब आगे अगर हम कहें प्रकाश के परावर्तन के नियम, अगला टॉपिक आपका आ जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है ना। तब आपका क्या हो जाएगा? चलिए यहां लिखिए आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है? जो आने वाली किरण है तथा जो जाने वाली किरण है तथा अभिलंब तीनों एक बिंदु पे होते हैं। अच्छा, आने वाली किरण को क्या नाम दिया गया था? आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोला गया था? परावर्तित किरण। और ये तीसरा क्या है? अभिलंब। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होने चाहिए? एक बिंदु पे होने चाहिए। तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल में होनी चाहिए, एक तल में होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, राइटिंग से मत जाइएगा। क्या कहा जा रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों का होने चाहिए एक बिंदु पे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों का होने चाहिए एक तल पे या एक बिंदु पे होने चाहिए। दूसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब जितना बल लगाएंगे उधर से भी उतना बल लगेगा। इसका मतलब जितना एंगल आपतन कोण बनाएगा उतना एंगल कौन सा बनाएगा? परावर्तन कोण। कौन सा कोण? यहाँ पे लिखते हैं आपतन कोण और यहाँ पे लिखते हैं परावर्तन। ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आपका नियम है। तो दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। चलिए एक बार टोटल जिक्र करें। आपके बोर्ड में एग्जाम में अधिकतर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा जानने का तरीका देखिए। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उसके नियमों का उल्लेख कीजिए। फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों का उल्लेख करिए। तब आप क्या करेंगे? प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालेंगे, फिर उसकी परिभाषा क्या लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी तल पे टकरा करके उसी तल में वापस चली जाती है तो इस नियम को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर एक छोटा सा चित्र बनाएंगे इस तरह का, ये बनाना जरूरी है, सब चीजें दिखा देंगे। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। फिर आप लिखेंगे आपतन कोण की परिभाषा। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। फिर अगले नंबर पे आपकी हेडिंग बनेगी प्रकाश के परावर्तन के नियम। तब ये हेडिंग डाल के आप लिखेंगे नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पे होने चाहिए। दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। इतना समझ में आ गया। चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक की बात करें क्या होगा।
अगला एक आपका आ जाएगा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। क्या आ जाएगा? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। चलिए फटाफट इसको भी देख लिया जाए, ठीक है ना। ये आपका एक ऊपर पॉलिश कर दिए हैं और अंदर परावर्तन करा दिए हैं, तो सीधी सी बात है कौन सा दर्पण हो जाएगा? बता दो फटाक से, हमारे बिना बताने से पहले, कौन सा दर्पण ये है? बता दो। M1 लिखते हैं, M2, तो हम कह देंगे ये अवतल दर्पण हो जाएगा। कैसा दर्पण हो जाएगा? अवतल। ऊपर पॉलिश होगा और अंदर क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। कैसा दर्पण हो जाएगा? अवतल। नंबर 1 बात करें ध्रुव की। किसकी बात करें? ध्रुव की। चलिए लिख दे रहे हैं सब, आपकी परिभाषा आप लिख लीजिए। ध्रुव हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका दूसरे नंबर पे वक्रता केंद्र हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष हो जाएगा, पांचवें नंबर पे आपका हो जाएगा मुख्य फोकस हो जाएगा, छठे नंबर पे आपका फोकस दूरी हो जाएगा। चलिए सबकी जिक्र करिए एक एक करके, ठीक है ना। सबसे नंबर 1 ध्रुव की बात करें तो ध्रुव किसे कहते हैं? चलिए देखा जाए, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या कोई भी दर्पण है, उसका जो मध्य बिंदु रहेगा उसी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसे P अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा, क्या लिखेंगे? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ लिख दे दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे बात करें वक्रता केंद्र की, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। अगर इसको हम मिला दें तो टोटल एक गोलीय दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो दूसरा परिभाषा आपका मिल जाएगा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को। इसमें क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब समझ आया? पहले बताए थे कांच का खोखला भाग को क्या कहा गया था? गोलीय दर्पण। तो उस कांच के खोखले भाग का जो मध्य बिंदु होगा वो आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र, और उसको आधा आधा काट के अवतल उत्तर में बांट देंगे तो उसका जो मध्य बिंदु हो जाएगा उन दोनों का, वो आपका हो जाएगा ध्रुव हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे अगर बात करें, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चौथे नंबर पे मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है या अक्ष है, इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस की बात करें, ये परिभाषा आपको समझना होगा। यहाँ पे छोटा सा और फिगर बना लें। चलिए अगर हम बात करें तो कहेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को छोड़ते हैं जो दर्पण पे टकरा करके परावर्तित हो जाता है। दर्पण पे टकराने के बाद क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, और परावर्तित होने के बाद ये जो मुख्य अक्ष है आपका, इसको जिस बिंदु पे काटेगा, जहां पे भी काटता है वही आपका मुख्य फोकस कहलाता है। फिर से एक बार परिभाषा रिवीजन करा रहे हैं।
दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अर्थात सीपी के समानांतर एक किरण को छोड़ा जाता है। जो जा रहा होगा तो दर्पण पे जरूर टकराएगा, और जब दर्पण पे टकराएगा तो परावर्तित हो जाएगा, और परावर्तित होकर जब आगे बढ़ेगा तो इस मुख्य अक्ष को कहीं ना कहीं पे जरूर काटेगा, और जहां पे काटेगा उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपका मुख्य फोकस हो जाएगा। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? फोकस दूरी कहते हैं। ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार जिक्र करते हैं, हमको पता है आप लोग बहुत तेज है, दोबारा बिना सुने नहीं आ पाएगा ना। चलिए फिर से एक बार जिक्र कर रहे हैं सबकी। ध्रुव क्या है? ठीक है, चित्र भी बना देंगे तो आप कहेंगे, आप लोग कमेंट तो बहुत जल्दी करते हैं, कहेंगे सर एक ही चित्र में सब समझा दिए, कंजूसी कर दिए चित्र बनाने में, इसलिए हम आपके लिए स्पेशल चित्र बना के दिखाएंगे। ठीक है ना, बस आपको समझना है, समझ के चलिएगा। ये आपका M1 और M2 का दे रहे हैं अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। चलिए सबको दिखाते चल रहे लाइन से। M1 M2 क्या अवतल दर्पण कब होगा? जब यहाँ पे अंदर परावर्तन का निशान है। ठीक है ना। चलिए अब कहा गया है दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जो दर्पण होगा उसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। तो पहला नंबर यही था आपका, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अगर इस दर्पण को ऐसे पूरा मिला दिया जाए तो ये गोली दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोली दर्पण। तो गोली दर्पण में मध्य बिंदु होता है जिसको हम सीधे दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। अर्थात गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। किसमें कहते थे? वृत्त में। वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते थे। यहाँ पे ये गोलीय दर्पण है और ये वक्रता केंद्र, केंद्र ना होकर के क्या बोला जा रहा है? वक्रता केंद्र। और परिधि को ना बांध करके ध्रुव बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ध्रुव। इसका मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरे नंबर पे बात करें, चौथे नंबर पे मुख्य अक्ष की, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को कोई रेखा तो मिला रही होगी, ये अक्ष या रेखा या अक्ष। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या अक्ष को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर अगला, मुख्य अक्ष के समानांतर, इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को छोड़ते हैं जो दर्पण पे टकरा के परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद या मुख्य अक्ष को जहां पे कट करेगी, अगर यहाँ कट करेगी तो यहाँ पे मुख्य फोकस बनेगा, यहाँ कट करेगी तो यहाँ पे मुख्य फोकस बनेगा, अगर यहाँ पे कट कर रही है तो यहाँ पे मुख्य फोकस। कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को छोड़ते हैं जो दर्पण पे टकराने के बाद परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आज आपका वीडियो हम यही तक समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक ले चलेंगे। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप क्या करिएगा, एक बार ध्यान से बढ़िया से समझ लीजिएगा। इसके आगे आपको बहुत कठिन कठिन चीजें आने वाली हैं। यहाँ अभी तक क्या था? आपका इंट्रोडक्शन था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, कैसे कैसे वो यूज होता है। ठीक है ना। अगले टॉपिक पे आपको और ले चलेंगे। नोट करके आप सब परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।